जय हिंद ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। दोस्तों, आज का हमारा सेशन वीकली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। आज हमारा दोस्तों 12 अक्टूबर 2024 का दिन है और इस हफ्ते में जो भी हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिले हैं सबको करेंगे बराबर से डिस्कस, और जो भी क्वेश्चंस है उसको तो फटफट करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे, है कि नहीं दोस्तों? चलो, अब आपके यहाँ पे जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आपको करना है शेयर अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और रोज सुबह 9:30 बजे आना ही आना है, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं। मैंने आपसे पूछा था पिछले क्लास में एक सवाल, क्या था भाई, कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक नया इनिशिएटिव लाया है? जल्दी से मुझे बता दो। इसका अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आई होप आपने दिया होगा, यह है हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही सुना। तो हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स के रिगार्डिंग कई खबरें सुनने को मिल रही है, सर्कुलेशन देखने को मिला है, और वहां के हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा इनिशिएटिव लाएंगे जिसका नाम क्या है दोस्तों, संकल्प। ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा कि जो भी हमें ड्रग एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं उसके रिगार्डिंग तो ये काम करेंगे। रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोलेंगे सिरमौर जिले हिमाचल प्रदेश में। और ये संकल्प जो एक इनिशिएटिव है, इसको दोस्तों शिमला में लॉन्च किया गया था सुखविंदर सिंह के द्वारा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, हु इज एक्चुअली द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर? चलो, अब आगे बात करते। ये तो हमने बात कर ली कि हमें क्या क्या अभी हाल ही में देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में, यही सवाल था। अब बात करते दोस्तों, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इस हफ्ते में, आइए डिस्कस करते हैं। कोई भी हम देरी नहीं करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन में ये रहा, मुझे फटफट करके बता दो क्या है इसका आंसर। हाल ही में भारत ने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन को हासिल कर लिया है। क्या हासिल कर लिया है? फॉरेक्स रिजर्व हमारा यहां पे चला गया है कुछ बिलियन डॉलर्स में, पहली बार हुआ है। अच्छी बात है। आपको बताना है कि कितना बिलियन डॉलर हमने फॉरेक्स रिजर्व हमने अचीव कर लिया। जल्दी से मुझे बता दो क्या है इसका आंसर, ए बी सी या डी? अगर मैं आपको बोलूं ये इतिहास में पहली बार हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? किसी भी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक होती है, हमारे यहाँ तो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना? तो फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करें, एक ऐसा अकाउंट मान लो जहां पे हम क्या करते हैं, पैसा जमा रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व, या फिर आईएमएफ का बोल लो तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, है ना? आईएमएफ के रिजर्व होते हैं। तो एक भंडार है, ठीक है। और इस भंडार का हम क्या करते हैं, जरूरत के वक्त में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आरबीआई का एसेट होता है फॉरेक्स, और कुछ नहीं। अब आपको बताने कितना हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। ये है, पहले हम कलर इसको देखेंगे, कलर 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 कौन सा लेंगे, येलो, और ये, हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों लगभग 700 बिलियन यूएस डॉलर हमने यहां पे दोस्तों कर लिया है अचीव। ठीक है, आज कलर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, अब आ रहा है। क्या हो रहा है यार, इसको भी एक येलो, ये कलर ऐसा क्यों आ रहा है? जस्ट होल्ड ऑन गाइस, थोड़ा देखते क्या, नहीं तो फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ चलो, अब बढ़िया। ये चीज होती ना, मुझे बड़ी अखरती है, बीच क्लास में चीज होता है। ठीक है, तो भाई साहब 700 बिलियन यूएस डॉलर का हमने क्या कर लिया है, हमने फॉरेक्स रिजर्व को अचीव कर लिया। आइए बात करते हैं। तो यहां पे देखोगे सितंबर 2024 की बात करूं तो लगभग हमें देखने को मिलता है कितना फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास, कितना भंडार है फॉरेन एक्सचेंज का, तो लगभग देखने को मिलेगा 704.89 बिलियन, बिलियन नहीं, कान खड़े होने चाहिए, बिलियन यूएस डॉलर का हमको देखने को मिलता है फॉरेक्स रिजर्व, पहली बार। बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे बात करें दोस्तों, इसी के साथ क्या हो गया है, भारत का जो यहां पे पोजीशन है अभी दोस्तों, ये चौथा कंट्री बन गया विश्व का। ठीक है, क्योंकि इससे पहले देखोगे तो 700 बिलियन यूएस डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व है, इससे पहले किसने अचीव किया था? आप देखोगे तो चाइना ने नंबर 1, दूसरा देखोगे तो जापान ने किया था, जापान दूसरा, और आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखना। तो अब देखोगे इसके बाद हमें जो प्यारा भारत है, ये देखने को मिलेगा 4th कंट्री जिसने 700 बिलियन कर लिया पार अपना फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, अब बात करें, इसको थोड़ा तोड़ने का काम करेंगे। तोड़ने का मतलब क्या है, ये जो हमारा 704.89 का, ठीक है, बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन यूएस डॉलर का ये जो फॉरेक्स रिजर्व है, आइए बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें, लगभग 616 बिलियन यूएस डॉलर की अगर आप बात करो तो ये हमारे पास फॉरेन करेंसी है। ठीक है,
फॉरेन करेंसी एसेट है हमारे, ठीक है, मान के चलो। कहने का क्या मतलब है, यूएस डॉलर हो गया, यूरोज हो गए, जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास लगभग अगर वैल्यू देखा जाए तो लगभग 616 बिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है, फॉरेक्स में देखा जाए, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 65 बिलियन यूएस डॉलर का हमारे पास देखोगे तो ये गोल्ड के रिजर्व है, सोना, गोल्ड के रिजर्व देखने को मिलेंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहां पे एसडीआर लगभग आपको करीब करीब अराउंड समथिंग 18 बिलियन यूएस डॉलर आपको देखने को मिलेगा कि आईएमएफ का हमारे पास स्पेशल ड्राइंग राइट है, ठीक है, एसडीआर इसको बोला जाता है। बस सुनो इसको, है ना, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आईएमएफ की आप ये मान सकते हो खुद के कुछ यूनिट्स होते हैं और इसको लगभग जितनी भी हमारी कंट्रीज आईएमएफ की वो क्या करती है, इसको यहां पे खरीदती है, ठीक है। इसको यहां पे इनका कोटा होता है, इनको दिया जाता है अलग अलग कंट्रीज को, भारत का भी है, और ये इसको क्या करते हैं अपने पास इस यूनिट को रखते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं अपने लोकल करेंसी में, इसको ये क्या कर सकते हैं कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसको आईएमएफ की करेंसी तो नहीं बोला जाता है एसडीआर को, बट एक उनकी यूनिट होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लगभग हमने देखोगे हमारे पास 18 बिलियन यूएस डॉलर का क्या है, हमारे पास आईएमएफ का एसडीआर राइट्स भी है एज अ फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको देखने को मिलेगा आईएमएफ का जो आप कह सकते हो जो रिजर्व है ना, आईएमएफ की भी आप देखोगे भारत में वो भी इन्वेस्टमेंट करता है, लोन वगैरह देता है, उसके भी देखोगे कुछ कोटा भारत में भी है, तो वो डिक्रीज हुआ, ये अच्छी बात है। अब यहां पे देखोगे लगभग यहां पे 4 बिलियन यूएस डॉलर का देखोगे आईएमएफ का रिजर्व आपको भारत में देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग कम हो गया, ये अच्छी बात है। मतलब हमारे यहाँ पे कर्जा देखोगे या फिर आप देखोगे हम इस पे अच्छा काम कर रहे हैं एज अ एक्सपोर्ट के तौर पे, तो ये पूरा आपको फिगर देखने को मिलता है लगभग 700 बिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है। अब बात करेंगे कि भारत ने ऐसा क्या काम कर लिया, आरबीआई ने ऐसा क्या काम किया, कुछ तो किया होगा। तो नंबर 1 देखोगे आरबीआई ने क्या काम किया है, जो गोल्ड के प्राइसेस है ये बढ़ गए थे बहुत ज्यादा मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, जिसकी वजह से आरबीआई को बहुत फायदा हुआ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात करें, यूएस की जो इकोनॉमी है ये बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो रही थी, जिसके वजह से देखोगे इनकी जो करेंसी की वैल्यू अगर ग्लोबल लेवल पे देखोगे ये बहुत ज्यादा गिर गई थी, किसकी, यूएस डॉलर की। तो हमने यहां पे क्या किया, खासकर आरबीआई ने यहां पे यूएस डॉलर बहुत ज्यादा परचेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और यही आगे जाके हमें क्या किया, यहां पे काम देना या फिर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ये बहुत बढ़ गया, ठीक है। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, ग्लोबल मार्केट के इंटरवेंशंस की वजह से हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आरबीआई ने अच्छा यहां पे काम किया है। अब यहां पे बात करें दोस्तों, ये सारी चीजें हमने डिटेल में बात कर ली है, पर याद रखना कि बोला जा रहा है कि 2026 तक, ठीक है, 2026 तक, अभी तो ये कितना है 700 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स है, ये बढ़ के माना जा रहा है कि लगभग 745 बिलियन यूएस डॉलर का क्या हो सकता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जा सकता है। इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, हर चीज मैंने बता दिया आपको। चलो आगे बढ़ते, अगला आपका यहां पे सवाल फटफट करके बता दो। वर्ल्ड टीचर्स डे, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा भारत का नहीं है नेशनल टीचर्स डे, ये वर्ल्ड टीचर्स डे, कंफ्यूज किया जा सकता है। ये हर साल दोस्तों कब मनाया जाता है, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ कब मनाते हैं इसको। तो यहां पे देखोगे दोस्तों इसको हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत की बात करें, जो हमारा नेशनल टीचर्स डे होता है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के यहां पे उनके बर्थ एनिवर्सरी को ट्रिब्यूट देते हुए 5 सितंबर को मनाया जाता है, बट वर्ल्ड टीचर्स डे आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई है दोस्तों, तो यहां पे लगभग देखोगे यूनेस्को ने इस दिन को बनाने की शुरुआत की थी आपका 1994 से, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका 5 अक्टूबर ही क्यों है, क्योंकि 5 अक्टूबर याद रखना 5 अक्टूबर 1966 को क्या हुआ था, यूनेस्को ने प्लस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने टीचर के स्टेटस के रिगार्डिंग डेवलपमेंट के लिए और उनकी करंट स्थिति को बयान करने में ये कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। कब दिए थे, 1966 5 अक्टूबर को, क्योंकि 5 अक्टूबर का ही वो दिन था, इसलिए ये हर साल दोस्तों विश्व लेवल पे इसी दिन को मनाया जाता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थीम क्या रखा गया था इस साल का, अगर देखो वर्ल्ड टीचर्स डे का थीम क्या रखा गया था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखोगे इसका है वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस, ठीक है, टीचर वॉइसेस, ठीक है। और यहां पे देखोगे एक तरीके से
सस्टेनेबल अगर बात की जाए, सस्टेनेबल फ्यूचर होना चाहिए किसका, टीचर्स का। ये थीम रखा गया था इस साल का, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि किसका, नेशनल टीचर्स डे का, आइए डिस्कशन करते हैं। चलो नेशनल टीचर्स डे की बात करें, ठीक है, नेशनल टीचर्स की बात करें, नेशनल टीचर्स डे जो हम मनाते हैं, ठीक है, ये आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना 5 सितंबर आपका हर साल, इस साल तो 2024 को मनाया गया है, ठीक है। ठीक है, अब बात करें इसका जो थीम रखा गया, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका है एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। उसकी बात करें वर्ल्ड आपका वर्ल्ड टीचर्स डे की, ठीक है, उसका था कि वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस, याद रखना, और उसके बाद न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका अलग है, उसका अलग है। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहां पे सवाल जल्दी से मुझे करके बता दो कि विच कैटेगरी इज नॉट इंक्लूडेड इन द नोबेल प्राइज 2024। इनमें से कौन सा कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार बिल्कुल नहीं दिया जाता है, बताओ। बहुत आसान है, तो यहां पे देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है ये है, दैट इज मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की फील्ड में भाई साहब कभी भी नहीं दिया जाता है, ये आपका सिर्फ 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन सा 6 कैटेगरी है? सबसे पहले आपका फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर लिटरेचर, फिर पीस, फिर इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक ये अभी अब देखोगे ये आपको नोबेल पुरस्कार का पूरा सेरेमनी चल रहा है, ठीक है। आइए बात करते नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों, इसकी शुरुआत अगर मैं कहूं, इसकी शुरुआत की बात करूं तो ये दोस्तों एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा देखने को मिलता है, एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इन्होंने कई सारे, आप कह सकते हो ये फिलॉन्थ्रोपिस्ट, साइंटिस्ट, एंथ्रोपोनोर, बहुत आप कह सकते हो एक पॉलीमैथ किस्म के एक इंसान थे। और यहां पे इन्होंने 1895 में, याद रखना, इन्होंने डायनामाइट भी बनाया था, याद रखना। 1895 में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि मेरी जितनी भी इनकम है, लगभग आप देखो मोर देन 90% ऑफ इनकम इन्होंने बोला था कि इस अवार्ड में लगा दो, इस अवार्ड में लगा दो, जो यहां पे ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस करने का काम करता है, उनको यहां पे रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और मैं यहां पे एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, छोटा तो नहीं था, बहुत बड़े लेवल का था, लगभग मोर देन 90% ही वाज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इस अवार्ड के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। बट ये तो मैंने कहानी बता दी आपको। पहला अवार्ड देखोगे नोबेल पुरस्कार तो आपका 1901 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, ये याद रखना, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आइए 2024 की बात करते हो, 2024 की नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये कर लिया तो लाइव जिंगल अला, ठीक है। यही आते हैं आपके सवाल नोबेल पुरस्कार के, नहीं आएगा तो भैया नाम बदल देना, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन से। मेडिसिन हाल ही में 7 अक्टूबर को दिया गया, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, ठीक है, ये भी बोला जाता है। इसमें दिया गया है 2 व्यक्ति को, किनको दिया गया है, याद रखना, विक्टर एम्ब्रोस, अरे विक्टर की स्पेलिंग ही गलत हो गई, बताओ, यही तो दिक्कत आती है। विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है, याद रखना, वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लस यहां पे गैरी रवकिन को ये दोस्तों अवार्ड दिया गया है, याद रखना। किस चीज के लिए? इन्होंने कुछ तो किया होगा ना ऐसा, तो दोस्तों इन्होंने यहां पे माइक्रो आरएनए की खोज की है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है दोस्तों, इन्होंने जेनेटिक रेगुलेशन पे इन्होंने काम किया है। कहने का क्या मतलब है कि भाई इन्होंने जो ह्यूमंस है, जो ऑर्गेनिज्म है, उनका पूरा जेनेटिक हिस्ट्री इन्होंने पढ़ा है, स्टडी किया है, आखिर ऑर्गेनिज्म बना कैसा है, और ज्यादा इसको माइक्रो लेवल पे इन्होंने स्टडी किया है, ठीक है। तो इसलिए इनको दोस्तों ये अवार्ड दिया गया, याद रखना। चलो बढ़िया, कितना प्राइस मिलेगा, क्या रहता है, सब बताऊंगा, कौन एकेडमी देता है। तो ये फिजिक्स की बात थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपका फिजियोलॉजी था। अब बात करते हैं फिजिक्स में किसको मिला है, ठीक है। फिजिक्स की बात करें दोस्तों तो इसमें भी आपके 2 व्यक्ति को मिला है। नंबर 1 जॉन होपफील्ड और साथ ही साथ जेफरी हिटॉन, ठीक है, नाम ऊपर नीचे हो सकता है बट आप समझ जाओगे, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या काम किया है, इन्होंने दोस्तों मशीन लर्निंग, हम सबको पता है मशीन लर्निंग की मदद से इन्होंने एक एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क बनाया है, न्यूरल नेटवर्क बनाया है। सब बताऊंगा अभी तक जितने भी अवार्ड मिले, ठीक है। कहने का मतलब है इन्होंने एक ऐसा मेमोरी बनाया है मशीन लर्निंग की वजह से, जिसकी वजह से इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये आप कह सकते हो कि इमेज बना सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक दिमागी इन्होंने बनाया है और इसी चीज की कंट्रीब्यूशन के लिए इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहां पे देखोगे तो यहां पे दिया गया है इनका नाम है, कौन सा अपना बचा, ये हो गया ये केमिस्ट्री। चलो अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में दोस्तों 3 लोग को मिला हुआ है। तो यहां पे पहले अगर व्यक्ति की बात करूं, इनका नाम है डेविड बेकर। डेविड बेकर, याद रखना, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन्होंने ऐसा क्या काम किया है, इन्होंने दोस्तों प्रोटीन का डिजाइनिंग किया है। इट इज नॉट दैट इजी एज इट सीम्स। क्या कहने का मतलब है इसका, मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स है तो हम सबको पता है ना। इन्होंने नए प्रोटीन्स बनाए हैं, है ना, जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, और इसका डिजाइनिंग करके पूरा यहां पे पब्लिश बताया कि हर चीज भैया प्रोटीन का डिजाइनिंग कैसे होता है। बहुत बड़ी बात है, इस चीज के लिए इनको अवार्ड मिला गया है। बाकी 2 व्यक्ति ने भी काम किया है, आइए बात करते हैं। इनका नाम है जॉन जंपर, जॉन जंपर, और साथ ही साथ इनका नाम है देमिस, हाँ देमिस हसाबे, ठीक है, याद रखना। इन दोनों ने क्या काम किया है, इन्होंने एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन्होंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहां पे क्या किया है, प्रिडिक्शन दिए है, प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। और इनको यहां पे क्या है दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखना, केमिस्ट्री में 3 लोग को मिला है, एक तो इनको मिला है प्रोटीन डिजाइनिंग के लिए, और यहां पे 2 लोग को, जॉन जंपर और यहां पे क्या नाम है, डेमिस हसाबे को, इन दोनों को मिलकर प्रोटीन स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एआई, इस चीज के लिए अवार्ड मिला है। चलो अब बात करते हैं लिटरेचर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं लिटरेचर में किसको मिला है, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो लिटरेचर में देखोगे तो साउथ कोरिया की ऑथर है, आइए बात करते हैं। साउथ कोरिया की ही एक ऑथर है, याद रखना, नाम क्या है इनका, इनका नाम है हान कांग, ठीक है, इनका नाम है हान कांग, ठीक है। अब यहां पे बात करोगे तो इन्होंने दोस्तों कई सारे ऐसी किताबें लिखी है जिसमें इन्होंने कई सारे जो हिस्टोरिकल जो ट्रॉमास होते हैं, है ना, जो ह्यूमन लाइफ को इंपैक्ट करते हैं, इन्होंने अपनी कविताओं से, अपने पोएटिक आप कह सकते हो कि वर्सेस से उसको बयां किया है, ठीक है। ये दर्दनाक चीजें हैं बट कविताओं से इन्होंने उसको क्या किया, एक्सप्रेस किया है। इसी चीज के लिए जानी भी जाती है, ठीक है। तो यहां पे देखोगे इनका जो जन्म है ये वांगजू में हुआ था। कहां पे हुआ था, ये वांगजू में हुआ था, जो साउथ कोरिया में ही है, ठीक है। वांगजू में क्या हुआ दोस्तों, 1980 में 1980 में हमें पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर से हमें यहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो इनका बचपन देखोगे इसी इवेंट को लेके बड़ा ट्रॉमेटिक रहा है, ठीक है, दर्दनाक रहा है। तो बचपन से ही ऐसा हुआ है और इसी चीज को बयान अपने किताबों में करती है। अब बात करें, इन्होंने कई किताबें भी लिखी है। इनको 2016 में मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला हुआ है। कौन सी किताब के लिए बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करना है, सब बताऊंगा हर एक चीज डिटेल में, ठीक है। 2016 में मिला कौन सी किताब के लिए, द वेजिटेरियन, याद रखना, इसके लिए मिला है। और साथ ही साथ इनकी एक और बुक है जिसका नाम है ह्यूमन एक्ट, ठीक है। ये कुछ किताबें हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलो अब बात करते दोस्तों, अब मुझे आप एक चीज बता दो कि अभी हाल ही में, कवर तो कराऊंगा मैं, नोबेल पुरस्कार पीस के लिए भी दिया गया है जापान के एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एनजीओ है। क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हो, कमेंट करके बताओ। चलो अब बात करते हैं अगला आपका यहां पे सवाल। चलो हाल ही में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डे आपका मनाया गया है, क्या मुझे दिन बता सकते हो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। कौन से दिन में इंडियन एयरफोर्स डे का आपका एक महान, आप कह सकते हो, ये दिन मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये है 8 अक्टूबर, ठीक है। 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आइए डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा इवेंट कहां पे हुआ था, ये पूरा इवेंट देखोगे तो सबसे पहले ये मरीना बीच में हुआ था, मरीना बीच में हुआ था, याद रखना। ये कहां पे दोस्तों, ये चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु, क्लियर, बहुत बढ़िया। कब मनाया जाता है ये दिन, तो दिन याद रखना, ये दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। थीम क्या रखा गया इस साल का, इस साल का विषय क्या है,
इंडियन एयरफोर्स डे का? बहुत ही सिंपल, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, साथ ही साथ सक्षम, मतलब केपेबल, सक्षम, सशक्त, सशक्त, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये थीम था इस साल का इंडियन एयरफोर्स डे का। याद रखना दोस्तों कि इंडियन एयरफोर्स की अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं, एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं कि भाई ये कब आपके इंडियन फोर्स बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो ये था 8 अक्टूबर ही, इसलिए इसको मनाया जाता है 8 अक्टूबर 1932 को ये दिन मनाया जाता है। मतलब ये आपका इंडियन एयरफोर्स आपका पूरा एस्टैब्लिश हुआ था। इसी चीज को यहां पे सेलिब्रेट करते हुए 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। बड़ा अच्छा एयर शो आपको देखने को मिला, अगर आपने नहीं देखा जरूर देखना। मरीना बीच का बहुत ही अमेजिंग आपको एयर शो देखने को मिला बाय हमारा भारतीय वायुसेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे यहाँ पे क्या सवाल है, मुझे फटफट करके बता दो। चलो भाई, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। 6 लोग में से देखोगे तो 5 लोग इसमें एक मेजॉरिटी रखते हैं कि हम रेपो रेट इतना ही रखेंगे। कितना रेपो रेट है आपको मुझे बताना है। चलो बताओ। ये लगातार 10वीं बार इन्होंने जो रेपो रेट है इसको चेंज नहीं किया है, उसी को अभी तक लेके चल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये है 6.5%। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। चलो तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। मीटिंग हुई है, कितने लोग इसको अटेंड करते हैं, कितने लोग इसको अटेंड करते हैं, कितने मेंबर हैं, आइए बात करते हैं। मेंबर्स की बात करें तो लगभग 6 मेंबर हमें इस मीटिंग में देखने को मिलते हैं, और 6 में से लगभग 5 लोगों ने मेजॉरिटी में फैसला लिया कि हम भारत का खासकर रेपो रेट क्या होता है वो तो बताऊंगा आपको। रेपो रेट हम कितना रखेंगे, हम 6.5% ही रखेंगे, याद रखना। और ये लगातार इन्होंने 10वीं बार इसको 6.5% लगा है, मतलब कोई चेंजेस नहीं किया है। आइए बात करते हैं रेपो रेट के बारे में, क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये 2 लोग के बीच में होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। नंबर 1 आपका कमर्शियल बैंक्स के बीच में होता है, और साथ ही साथ आपका आरबीआई या किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, आरबीआई और यहां पे कमर्शियल बैंक्स के बीच में होता है। होता क्या है, अगर मान लो कमर्शियल बैंक, कोई भी नाम ले सकते हो आप जो आपको मन करे, अगर उनके पास फंड्स की कमी होती है, क्या होता है, उनके पास फंड्स की कमी होती है, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई को बोलते हैं कि भाई हमारे पास फंड्स की कमी है, हमें लोन चाहिए है, हमें आपसे लोन चाहिए है, और उसके बिहाफ में अगर बोला जाए हम क्या करेंगे, हम आपको कुछ गारंटी देंगे। वो गारंटीज नॉर्मली क्या होती है दोस्तों, ये गारंटीज होती है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स होते हैं, या तो सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, या तो सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, बोल रहे कि भाई हमें लोन चाहिए, आरबीआई जी हमें लोन दे दीजिए, है ना, और एज ए गारंटी के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, हम आपके सामने सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स रखते हैं जो कि आप ही के है ना, तो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आरबीआई बोलता है ठीक है हम आपको लोन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोन हम आपको दे देंगे, पर इसका एक इंटरेस्ट होता है, एक रेट पे दिया जाता है, वो रेट ही होता है रेपो रेट। ठीक है, इसी को रेपो रेट बोला जाता है। आप कभी जाते हैं हाउसिंग लोन के लिए, बैंक के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं बैंक के पास, भैया भाई हमें ना घर खरीदना है, हमें लोन चाहिए। बैंक बोलता है ठीक है हम दे देंगे आपको लोन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या गारंटी है आपके पास, कुछ तो दो, कोलैटरल तो होगा आपके पास। तो हम बोलते हैं भाई हमारी जमीन है, हमारा खेत है, आप इसको गारंटी ले सकते हो, आप हमें लोन दे दो। फिर बोलता है ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, है ना, बट इतने दर पे देंगे, इतने इंटरेस्ट पे देंगे। यही दर आपका रेपो रेट होता है, याद रखना। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई को कमर्शियल बैंक से पैसा चाहिए होता है, जब फंड्स की शॉर्टेज देखने को मिलती है, तब वो क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आपका रिवर्स रेपो रेट यहां पे लगाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब बात करते हैं कि रेपो रेट कितना देखने को मिला। रेपो रेट की बात करें तो ये इसको रखा गया 6.5%, नो चेंज। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट की बात करें, जो मैंने बताया विपरीत होता है रेपो रेट का, जहां पे आरबीआई आपका यहां पे क्या करता है, कमर्शियल बैंक से बात करता है, तो ये आपका रिवर्स रेपो की बात करें तो ये लगभग आपका
3.5% रखा गया। चलो बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे इस मीटिंग में भारत की इकोनॉमी 2025 मतलब FY25 में कितनी होगी, आइए बात करते। भारत का इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें कौन से साल का, FY25 का, तो इन्होंने बोला कि 7.2% होने वाला है अगले साल का। बहुत ही बढ़िया। अब इन्होंने एक और चीज दिया कि भाई महंगाई कितनी होने वाली, ठीक है, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से निकाला जाता है, CPI, ठीक है। CPI इन्फ्लेशन, महंगाई दर FY25 मतलब 2025 का कितना होने वाला है, तो ये दोस्तों रखा गया 4.5%, ठीक है, 4.5%, ठीक है। तो ये डेटा आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, पूछा जा सकता है। और इसको इस मीटिंग में बोला गया है कि जो इनका एक स्टांस है, पहले इनका था विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, अब इसको चेंज करके इन्होंने न्यूट्रल रखा हुआ है, 6.5% इसको रखा है। चलो आगे बढ़ते, कोई भी डाउट हो बिंदास मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, हर एक चीज बताऊंगा। चलो, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आपका हर साल कौन से दिन को मनाया जाता है, चलो बता दो। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है दैट इज 10 अक्टूबर को, ठीक है। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, याद रखना। ये दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। यही क्या करता है, पूरा ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। कब से की है, 1992 से, ठीक है, 1992 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है, याद रखना। इस साल का थीम क्या था, इस साल का 2024 का क्या था, मेंटल हेल्थ एट वर्क, ये याद रखना। और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है भाई, मेंटल हेल्थ की तो कोई बात ही नहीं करता आज के टाइम में, है ना। बॉडी हेल्थ की बात करेगा बट मेंटल हेल्थ की क्या, सारा स्ट्रेस तो यहीं पे ही है कि नहीं। तो इसको यहां पे अच्छे से अवेयरनेस के लिए, लोगों में और बात पहुंचाने के लिए, ठीक है, खासकर पेरेंट्स हो गए, बच्चों की बात नहीं सुनते, है ना। मेंटल हेल्थ तो बच्चों में देखने को मिलता है, बड़ों में भी देखने को मिलता है, बट अवेयरनेस तो बढ़ानी पड़ेगी। इसी दिन आपका हमेशा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलो शाबाश, आगे बढ़ते। अगला यहां पे सवाल बताओ, हाल ही में इनमें से कौन से खेल में पंकज अडवाणी ने यहां पे सोंगे सिंगापुर ओपन 2024 का खिताब जीता है, जल्दी बताओ क्या इसका आंसर है। इसका आंसर हम सबको पता है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी पंकज अडवाणी, इनका नाम है कौन से गेम से है, तो दोस्तों बिलियर्ड्स से, ठीक है। क्या खेलते हैं, बिलियर्ड्स, ऐसा करके पट, ऐसा होता है बिलियर्ड्स। तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ था कि सोंगे सिंगापुर ओपन आपको देखने को मिला 2024 का सिंगापुर में, ठीक है, नाम से समझ आ रहा है। और इसमें देखोगे पंकज अडवाणी जी ने 5-1 से जेडिन ओंग को हराया, ठीक है। बहुत ही फेमस खिलाड़ी बिलियर्ड स्नूकर के, आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। चलो आगे, अगला सवाल, विच डिजीज डिड इंडिया सक्सेसफुली एलिमिनेटेड अकॉर्डिंग टू WHO। हाल ही में भारत ने एक बहुत ही बड़ा काम कर लिया है मेडिकल फील्ड में, कि इन्होंने हेल्थ फील्ड में एक ऐसी बीमारी है, इसको यहां पे टोटली एलिमिनेट कर दिया है, तो इसका नाम है ट्रैकोमा। क्या नाम है इसका दोस्तों, ट्रैकोमा, ठीक है। आइए बात करते हैं ट्रैकोमा क्या होता है, ठीक है। ट्रैकोमा क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपको यहां पे विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, आप अंधे हो सकते हो। और ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, कभी पूछा जाए तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसका नाम है क्लाइमेड ट्रैकोमाइटिस, ठीक है, ट्रैकोमाइटिस, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया की वजह से इंफेक्शन देखने को मिलता है। भारत का यहां पे क्या योगदान है, कैसे इन्होंने ये पूरा खत्म कर दिया, तो 1963 से देखोगे, 1963 से नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, ये याद रखना। ये प्रोग्राम भाई हमारे भारत सरकार ने यहां पे लॉन्च किया था कि हम ट्रैकोमा के रिगार्डिंग काम करें, इसको बिल्कुल खत्म कर दे। और ये सक्सेसफुली 2024 में हाल ही में अक्टूबर में सुनने को मिला है कि WHO ने बोला
भाई बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इसको बिल्कुल इरेडिकेट ही कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व लेवल में आपका यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग काम करता है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है। जिनेवा कहां पे? स्विट्जरलैंड में है। बहुत बढ़िया। ये कब आपका बना था, एस्टैब्लिश कब हुआ था? याद रखना 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, भूलना नहीं। कौन है भैया अभी के यहाँ के डायरेक्टर जनरल, कौन है, चीफ कौन है? तो टेड्रोस गेब्रियोसिस, याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। भारत इसका मेंबर कब बना? भारत इसका मेंबर कब बना? 12 जनवरी 1948। कितने इसमें मेंबर्स हैं टोटल? याद रखना आपके 194। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला यहां पे हमारा क्या सवाल देखने को मिलता है, चलो जल्दी बता दो, फटफट बताओ। इन विच सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स वॉज इनोग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी? जल्दी बता दो क्या इसका आंसर है। बता चुका हूं आपको पिछले क्लासेस में, जल्दी बता दो क्या इसका आंसर होगा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है दोस्तों मुंबई। ठीक है, हाल ही में मुंबई के शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स क्यों बनाया जा रहा है? भारत बोला जाता है 60% ऑफ यूथ की पॉपुलेशन है, 28 साल का एवरेज एज माना जाता है भारत का, नौजवानों का देश है ना। बट क्या हमें सारे लोग स्किलफुल देखने को मिलते हैं? नहीं देखने को मिलते। हम कभी कभी सरकार को कंप्लेंट करते हैं कि भैया नौकरी नहीं है, भारत बेरोजगारी में, हमारी सरकार बेरोजगारी में काम नहीं कर रही है। वो भी सही बात है, ऐसा नहीं है, बट भाई क्या हमारी गलती नहीं है? हमारे समाज की गलती नहीं है? हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है? हमने कभी भी, आप खुद से कभी बात करना, पूछना, क्या हमने कभी भी एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है? हमने उस बेसिस में हमने क्या वोट दिया है? हमने नहीं दिया है कि नहीं? भाई सच्चाई एक्सेप्ट कर लो, भारत का ऐसी सीन है। तो भाई जब तक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हमारे अच्छे नहीं होंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इवन जो हमारी आसपास का एनवायरनमेंट, सोसाइटी, कंपनी अच्छी नहीं होगी, जो इस पर बात नहीं करेगी स्किल्स के रिगार्डिंग और यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो यही चीज देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है खासकर अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे खत्म करने के लिए। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, तो ये पीपीपी मॉडल पे बना हुआ, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। किसके बीच देखने को मिलेगा? तो यहां पे मेंबर्स कौन कौन है, इसमें कौन कौन यहां पे पार्टीज है? नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, याद रखना, ये तो ऑब्वियस की बात है, और प्लस टाटा ग्रुप। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको पीपीपी मॉडल के थ्रू ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। कहां पे? मुंबई में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका यहां पे सवाल, भाई हमसफर पॉलिसी हाल ही में लाया गया है ना, और नितिन गडकरी जी के द्वारा लाया गया है ना। ये दोस्तों किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, आप मुझे बता दो। तो यहां पे देखोगे, इसका जो करेक्ट आंसर है, हम सबको पता होना चाहिए, दैट इज हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एडवांस बनाने के लिए, हमारे सड़कों को, नेशनल हाईवेज को एडवांस बनाने के लिए ये हमसफर पॉलिसी लाया है। इसके दो मेन आपके मकसद है। पहला क्या मकसद है कि हाईवेज को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब कि इन शॉर्ट यहां पे एडवांस बनाने की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर ये एडवांस बनेगा तभी भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो कोई पूछेगा भी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बहुत जरूरी है। हम बड़ा खुश होते, हम बड़े नेशनलिज्म को तो बड़ा प्रमोट करते हैं, बट सच्चाई आपको पता है क्या है? सच्चाई ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो हमें काम करना चाहिए था, हम वो काम नहीं कर पाए। ठीक है, ये कोई सरकार की बात नहीं है, ये हमने कभी इस चीज को प्रायोरिटाइज किया ही नहीं है एज अ सोसाइटी। और इसका फायदा वियतनाम ने बहुत उठाया, इसका फायदा फिलीपींस ने बहुत उठाया, बट भारत नहीं उठा पाया। जब चाइना का डाउनफॉल थोड़ा अभी चल रहा था इकोनॉमिक बेसिस में इन द ग्लोबल मार्केट, तो हम उसका फायदा उठा सकते थे, हम एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बन सकते थे, बट वो सीन हमें नहीं देखने को मिला। बट देखो, काम चल रहा है, अच्छी बात है, इसी चीज को मैं क्या करता हूं, बड़ा सराहता हूं। चलो, अब ये चीज हमें देखने को मिलती। दूसरी यहां पे बात है कि पैसेंजर्स को, जिसको हम सफर बोलते हैं, पैसेंजर्स को क्वालिटी सर्विसेज देना। क्या मतलब है इसका? नंबर 1 कि ए पॉइंट की बात करते हैं, क्लीन टॉयलेट्स होने चाहिए,
भाई जहां भी आप नेशनल हाईवे में ट्रैवल कर रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, साइड वाइड में क्लीन टॉयलेट्स होने चाहिए, एडवांस टॉयलेट्स, ठीक है। दूसरा बात करेंगे यहाँ पे ईवी के, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए हर जगह पे। किसी भी नेशनल हाईवे में ट्रैवल कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। अब तो ईवी का जमाना है, सिंपल। तीसरे यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कई सारे आपके बेबी के या फिर नॉर्मल पर्सन के रेस्ट रूम्स भी होने चाहिए, रहने लायक आपके रूम होने चाहिए। कोई आपका ट्रक ड्राइवर है, थक गया कहीं पे, उसके लिए जैसे रेंट बसेरा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वैसे एक ऐसा शेल्टर होना चाहिए, एक अच्छा रूम होना चाहिए जहां पे लोग रेस्ट कर पाए। एक प्रॉपर, जिसको क्वालिटी सर्विस बोलते हैं, इसको यहां पे लाया जाएगा हम सफर पॉलिसी के द्वारा, जो नितिन गडकरी जी ने यहां पे क्या किया है, लॉन्च किया है। चलो बहुत बढ़िया, सब समझ लिए इसको, हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बताओ, नेशनल पोस्टल डे हर साल कब मनाया जाता है? बताओ कब मनाया जाता है नेशनल पोस्टल डे? जल्दी बता दो। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये है 10 अक्टूबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 अक्टूबर को हर साल नेशनल पोस्टल डे मनाया जाता है। और इसका मकसद क्या है कि हमारा जो इंडियन पोस्टल सर्विस है, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस, इसकी अगर आप बात करो दोस्तों, तो इसको यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, इसके एस्टैब्लिशमेंट को, जब ये बनाया गया था। कब बनाया गया दोस्तों? तो ये आपका 10 अक्टूबर 1854 को इंडियन पोस्टल सर्विस भारत में आता है। किसके द्वारा? अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो इसी चीज को, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 अक्टूबर। 54, 53 थोड़ा देख लेना, मुझे लगता है 54 ही है, गलत होगा तो भाई भूल चूक माफ, आप कमेंट में करके मुझे ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ। जो हमारी प्यारी लड़कियां होती हैं, बेबी चाइल्ड होती है, उनको हमें प्रोटेक्शन देना है, उनको एनकरेज करना है, और उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनको क्वालिटी नरिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। खासकर भारत जैसे शहर में, भारत जैसे कंट्री में, जहां पे हमें पता है कि बहुत सारे एरिया में पेट्रियार्की सोसाइटी देखने को मिलती है कि नहीं? हम डेवलप हो रहे, अच्छी बात है, बट सच्चाई से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, है ना। तो गर्ल चाइल्ड के रिगार्डिंग ये दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? तो ये आपका दोस्तों 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत देखोगे तो ये हुआ था 2011 से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को मनाने का जो शुरुआत डिक्लेयर जो किया था पब्लिकली, ये आपका था 2011, ठीक है। थीम की बात करें इस साल 2024 का, क्या थीम है? तो ये है गर्ल विजन फॉर द फ्यूचर। विजन फॉर द फ्यूचर, ये फ्यूचर की क्या है? हमारी दृष्टि है, हमारी विजन है। कौन? हमारी लड़कियां, ठीक है। इस चीज को पूरा मद्देनजर रखते हुए दोस्तों हर साल ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, इसके अवेयरनेस के रिगार्डिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आपका यहां पे सवाल, चलो जल्दी बता दो। हाल ही में दोस्तों डेफ कनेक्ट 4.0 हमें न्यू दिल्ली में सैम मनोक्षो सेंटर में देखने को मिलता है। इसमें राजनाथ सिंह भी यहाँ पे इसको चेयर कर रहे थे, गेस्ट थे। तो बताइए दोस्तों, ये किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है? बताओ। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये है बहुत ही आसान, समझ ही गए होंगे, है ना। ये डिफेंस स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग आपको ये पूरा इवेंट देखने को मिलता है। आइए डिस्कस करते हैं। तो जो डेफ कनेक्ट है ना, डेफ मतलब डिफेंस कनेक्ट है ना, 4.0 फोर्थ एडिशन का हाल ही में हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों इवेंट? तो याद रखना, ये इवेंट हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है, सैम मनोक्षो सेंटर में। बहुत बढ़िया। अब यहां पे बात करोगे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया? तो आईडेक्स DIO, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है इसका? इसका फुल फॉर्म है, आईडेक्स की बात करते पहले, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। डिफेंस में एक्सीलेंस पाने के लिए कई लोग यहां पे इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस एक्सीलेंस। DIO की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनके द्वारा दोस्तों ये इवेंट होस्ट किया गया था, डेफ कनेक्ट 4.0। और इसमें इवेंट में क्या था कि जितने भी जो स्टार्टअप्स है जो डिफेंस सेक्टर में क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसके एक टाइप का एक्सपो करना, शोकेस करना, कि पूरा यहाँ पे जितनी भी जो डिफेंस के स्टार्टअप्स है, जैसे ड्रोन का हो गया, है ना, कई सारे व्हीकल्स का हो गया, अनआर्म्ड व्हीकल्स का, क्या बोलते हैं उसको, अनमैन्ड आपके जो एयर व्हीकल्स हो गए,
है ना, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, है ना, कई सारे इक्विपमेंट्स हो गए डिफेंस के रिगार्डिंग, है ना। तो लगभग ऐसे आईडेक्स की बात करूं, आईडेक्स लगभग 450 ऐसे डिफेंस स्टार्टअप को क्या करता है, डिफेंस स्टार्टअप को क्या करता है दोस्तों, ये प्रमोट करता है और बड़ा हेल्प करता है, याद रखना, ठीक है। एमएसएमई को भी करता है ना। तो ये इसका आपको अहमता देखने को मिलती है। और साथ ही साथ याद रखना ये जो इनिशिएटिव है ना, ये विकसित भारत जो हम चाहते हैं 2047 तक, 2047 तक, इसी इनिशिएटिव के अंदर आपको ये पूरा इवेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि आईडेक्स की शुरुआत खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च कब किया था, कौन से साल में किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका यहां पे सवाल, वर्ल्ड हैबिटेट डे हर साल कब मनाया जाता है, बताओ। वर्ल्ड हैबिटेट डे हर साल कब मनाया जाता है, जल्दी बता दो, बहुत आसान है। चलो दोस्तों याद रखना, ये दिन हमेशा अक्टूबर का जो पहला मंडे होता है, पहला सोमवार होता है, तब ये दिन मनाया जाता है। और इस साल अगर आप देखोगे तो ये चारों आपकी गलत है, बिल्कुल गलत है। 7 अक्टूबर को इस साल ये दिन मनाया गया है, वर्ल्ड हैबिटेट डे। इसका मकसद ये है कि कोई भी वर्ग हो, सोशली बैकग्राउंड हो, इकोनॉमिकली आपका बैकवर्ड हो, सोशली बैकवर्ड हो, कोई भी इंसान हो, इंसान है ना, है कि नहीं, वो एक जीव जंतु है कि नहीं है, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसका हाउसिंग राइट एक आप कह सकते हो ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके अवेयरनेस के रिगार्डिंग, हैबिटेट देने के रिगार्डिंग, किसी को घर देने के रिगार्डिंग जो उसका अधिकार है, इसको यहां पे सेलिब्रेट करते हुए हर अक्टूबर के पहले सोमवार को यह दिन मनाया जाता है। इस साल 7 अक्टूबर बड़ा मंडे, तो ये मनाया गया। इसकी शुरुआत देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट हमारे नहीं है, बट क्या क्या इसके मकसद होते हैं। नंबर 1, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, सॉरी हाउसिंग राइट, प्रोटेक्टिंग हाउसिंग राइट्स, याद रखना। दूसरी बात करोगे तो अंडरस्टैंडिंग, या अंडरस्टैंडिंग नहीं, एड्रेसिंग ज्यादा बेटर वर्ड है, एड्रेसिंग अर्बन चैलेंजेस इंपॉर्टेंट। तीसरा देखोगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटीज, आइए इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, ये एनकरेजिंग डालते, चलो एनकरेजिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, भाई कम्युनिटी को भी मिलकर यहां पे काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई कि सरकारी करेगी। और चौथा आपका यहां पे हाईलाइटिंग द इन्वायरमेंटल कंसर्न, भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल कंसर्न के रिगार्डिंग भी हमें सोचना पड़ेगा। सिंपल भाषा में भाई हाउसिंग राइट मिलना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। अगर थीम की बात करूं, इस साल थीम 2024 का अगर मैं थीम की बात करूं तो ये था एंगेजिंग यूथ फॉर बेटर अर्बन फ्यूचर, हाँ ऐसी कुछ, ठीक है। ऐसे अराउंड आपको ये थीम देखने को मिलेगा, थोड़ा सर्च कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अगला आपका सवाल, द सेकेंड लास्ट सवाल, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आपको इवेंट देखने को मिलता है पेरू, लीमा शहर में, ठीक है। तो इसमें से गोल्ड मेडल तो भाई हमें भारत के लिए देखने को मिलता है। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये है दोस्तों शूटिंग से ये दोस्तों जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं। हमने लगभग यहां पे 24 मेडल्स जीते हैं इस पूरे इवेंट में। तो ISSF जिसको यहां पे इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, याद रखना, ठीक है। इसके द्वारा एक इवेंट हुआ था जिसका नाम है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। चैंपियनशिप का ये इवेंट देखने को मिलता है, ठीक है। कहां पे हुआ था, क्या कोई मुझे बता सकता है? तो ये दोस्तों ये इवेंट हुआ था लीमा में। लीमा इज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ पेरू का कैपिटल है, इधर ही इवेंट हुआ था। तो यहां पे देखोगे 3 लोग, खासकर अभी रिसेंट 3 की बात करते हैं, 3 हमारे इंडियन प्लेयर्स जूनियर थे, 21 साल या उससे कम के, है ना। कौन भाई? आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो
राजवर्धन पाटिल, राजवर्धन पाटिल, याद रखना पहले तो ये थे। दूसरी बात करते हैं राजवर्धन पाटिल। दूसरा देखोगे तो यहां पे मुकेश नीलावली, नीलावली, ठीक है, स्पेलिंग ऊपर नीचे होगा बट आप समझ जाओ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तीसरा देखोगे तो यहां पे हरसिमर सिंह राठी, नहीं, हरसिमर सिंह राठा, ठीक है। इन तीनों ने यहां पे दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना, ठीक है। 21 साल या उससे कम के होते, ये याद रखना। अब बात करें दोस्तों, ये आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत आपको 2017 से देखने को मिलती है, ये भी याद रखना, ठीक है। इस पूरे इवेंट में देखोगे तो सबसे पहले तो भाई इसमें इंडिया ने टॉप रैंक हासिल किया इस पूरे इवेंट में। दूसरे में कौन था भाई, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और तीसरे में देखोगे तो यूएसए का रैंक देखने को मिलता है शूटिंग चैंपियनशिप में। कौन सा कैटेगरी था याद रखना, तो 25 मीटर का रैपिड पिस्टल, पिस्टल होता कई सारे होते हैं, पिस्टल, शॉर्ट गन, राइफल, ये पिस्टल कैटेगरी का इवेंट था ये जूनियर चैंपियनशिप का, चलो, जिसमें ये तीनों जीते हैं। अब बात करें आईएसएसएफ की, तो आईएसएसएफ की शुरुआत देखोगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है सबसे पहले ये आपको म्यूनिक में देखने को मिलता है। कहां पे, म्यूनिक में देखने को मिलता है, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है। और यहां पे देखोगे ये तो हेडक्वार्टर है, और इसकी शुरुआत देखोगे सबसे पहले इसका कौन से साल में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो ये 1907 में हुआ था, ठीक है, 6 या 7 में हुआ था, 7 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है इस इवेंट के बारे में। चलो, लास्ट आपका खबर बहुत ही मजेदार भी था कि हाल ही में हमारे विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बोल सकते हो आप, एस जयशंकर जी अब जा रहे हैं एससीओ समिट को अटेंड करने। कहां पे जा रहे हैं, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, 15-16 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। तो ये कितने साल बाद जा रहे हैं, ये ऐसे कौन से, आप देखो ये जो हमारे विदेश मंत्री है, तो इसी सेम कैटेगरी में अभी कितने साल बाद वापस जा रहे हैं पाकिस्तान एज अ फॉरेन मिनिस्टर। तो यहां पे देखा जाए तो ये दोस्तों लगभग 9 साल बाद, 9 साल बाद दोस्तों ये पाकिस्तान जा रहे हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर। ये कोई पर्सनल विजिट की बात नहीं है, एज अ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में ये दोस्तों 9 साल बाद जा रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो इस साल बात करें 15 से 16, सॉरी अक्टूबर, मैंने शायद सितंबर बोला था क्या, नहीं अक्टूबर, ठीक है। 15 से 16 अक्टूबर 2024 की बात करें तो पाकिस्तान में एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी चीज को अटेंड करने जा रहे हैं एस जयशंकर जी, ठीक है। अब यहां पे बात करोगे कहां पे इवेंट होगा, तो ये इस्लामाबाद में होगा, इस्लामाबाद में होगा। और यहां पे जयशंकर साहब ने सीधा सीधा बोला है कि हम यहां पे कुछ खास डिस्कशन नहीं करेंगे, एससीओ का मीटिंग है, अटेंड करेंगे, वापस आएंगे, और कोई इसमें बात नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे, इससे पहले देखोगे तो 2015 में हमारी तब की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, इनका नाम था, अब तो लेट बोलेंगे, लेट सुषमा स्वराज जी, ठीक है, इनका नाम था सुषमा स्वराज जी, ठीक है। ये एज अ फॉरेन मिनिस्टर गई थी 2015 को आखिरी बार, ठीक है। हाँ, इसको किसको अटेंड करने गई थी, एक मीटिंग था, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी शायद तक, उसको अटेंड करने गए थे, ठीक है। उसके बाद से 9 साल बाद अब हमें ये देखने को मिल रहा है। अब बात करें दोस्तों 2023 में भी तो हुआ था, अगर आपको याद हो, 2023 में गोवा में भी एससीओ का फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग थी, ठीक है। फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग 2023 में गोवा, इंडिया में भी हुआ था, जिसको अटेंड करने बिलावल भुट्टो आए थे एज अ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, बट कुछ खास हमें इंप्रूवमेंट दोनों कंट्री के बीच में नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो कई सारे इशू है दोस्तों, अभी हाल ही में आर्टिकल 370 को भी अब्रोगेट किया, हटा दिया गया, पुलवामा और बालाकोट का केस, ठीक है। अब देखते हैं इनमें क्या कोई डिस्कशन होगा कि नहीं होगा, कुछ गर्मा गर्मी तो जरूर होगी बातों को लेकर, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एससीओ की बात करते हैं, चलो, जो हमारे लिए काम की चीज है, इसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। कब इसको बनाया गया था दोस्तों, 2001 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहां पे, इसका नाम भले शंघाई हो बट हेडक्वार्टर बीजिंग में, चाइना, ठीक है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम था शंघाई 5, याद रखना,
शंघाई 5 में देखोगे एससीओ से पहले शंघाई 5 था। इसमें इसको कब बनाया गया था? 1996 में बनाया गया था और इसमें 5 कंट्रीज थी। ठीक है, कौन कौन सा था? सबसे पहले तो रशिया, चाइना, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और यहां पे तजाकिस्तान। ठीक है, शुरुआत में आपको ये 5 कंट्रीज देखने को मिलती है। अब एससीओ में टोटल 10 मेंबर्स है। ठीक है, इंक्लूडिंग दीज कंट्री। 5 तो ये हो गए। फिर देखोगे 2017 में अगर आप देखोगे तो इंडिया इसका मेंबर बना, प्लस पाकिस्तान भी इसका मेंबर बना, और हाल ही में 2023 में देखोगे 2023 में तो ईरान भी इसका मेंबर बना। ठीक है, टोटल 10 आपको देखने को मिलते हैं। चलो तो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे इस हफ्ते में सब आपको कर दिया क्रिस्टल क्लियर, लिखकर आपको पूरा बता दिया है। कुछ भी डाउट हो बिंदास होकर कमेंट करके मुझे बता देना, आपको चुटकियों में जवाब दे दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आपको मुझे बताना है कि धौलागिरी का जो माउंटेन है ये इनमें से किस कंट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा जरूर शेयर कीजिए। रोज सुबह 9:30 बजे आइए इस अमेजिंग सेशन के लिए, और आपको मिलता हूं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।